तो उत्तर प्रदेश के छठे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान के लिए लोग जो हैं पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं। आज तमाम सियासी दिग्गजों ने भी अपने मत का प्रयोग किया। 9 तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए एक एक करके। जहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी विधायक जयप्रकाश निषाद, समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे, सतीश चंद्र द्विवेदी, गोरखपुर सदर सीट पर पूर्व विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और योगी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपना वोट आज डाला। इस चरण में मुख्यमंत्री समेत उनके 5 मंत्री जो हैं बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत 676 प्रत्याशी मैदान में अड़े हैं। इनके किस्मत का फैसला लगभग 2.25 करोड़ वोटर्स मतदान पेटी में अपना वोट डालकर करेंगे। तो देखिए, सुबह से ही लगातार हम आपको मतदान की तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो उत्तर प्रदेश में छठे चरण का घमासान जारी है। छठे चरण में जिन 10 जिलों में मतदान चल रहा है उनमें अंबेडकर नगर की 5 सीटें, बलरामपुर की 4, सिद्धार्थनगर की 5, बस्ती की 5, संत कबीर नगर की 3, महाराजगंज की 5, गोरखपुर की 9, कुशीनगर की 7, देवरिया की 7 और बलिया की 7 सीटें शामिल हैं। इन 57 सीटों पर कांग्रेस और बसपा अकेले ही चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने कुर्मी वोट्स पर पकड़ रखने वाली अनुप्रिया पटेल के अपना दल और निषाद समुदाय के संजय निषाद के साथ गठबंधन किया। तो वहीं सपा ने ओम प्रकाश राजभर की, सुभाषपा और नोनिया समाज के संजय चौहान की जनवादी पार्टी और कुर्मी समाज से आने वाली कृष्णा पटेल की अपना दल से हाथ मिला रखा है। इससे पहले यूपी में अब तक 5 चरणों में 292 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह से ही मतदाता अपने घरों से निकले और उत्साहित दिखाई दिए। और देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और इसमें अहम बात ये कि छठे चरण में वो सीटें शामिल हैं जहां पर दिग्गजों की किस्मत जो है वो दांव पर लगी हुई है। तो देखिए, आज मुकाबला पूर्वांचल का है और सबकी निगाहें, सबकी नजरें गोरखपुर सदर की हॉट सीट पर जाकर टिक गई हैं, क्योंकि यहां से चुनावी मैदान में खुद मुख्यमंत्री योगी खड़े हैं। पहली बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले वो गोरखपुर की संसदीय सीट से 5 बार सांसद रहे। उधर सदर सीट पर उन्हें टक्कर दे रही समाजवादी पार्टी कैंडिडेट शुभावती शुक्ला, सीएम योगी ने वोट डालने के बाद एक बार फिर से जीत का दावा किया, जैसे वो पहले करते आए हैं। तो शुभावती शुक्ला ने भी अपनी जीत का दावा ठोका। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से काफी आगे वर्तमान में चल रही है। और आज छठे चरण का जो चुनाव है, इसमें जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 350 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगी। मैं जीत रही हूँ। अच्छा, क्या करना चाहती हैं? अगर आप विजयी बनी तो क्या करना चाहेंगे? क्या जनता जो समस्या पूरी नहीं हुई है वो पूरा करेंगे, जनता को खुश करेंगे, सहारा देंगे। आपके हस्बैंड बहुत दिनों तक बीजेपी से जुड़े हुए थे और आप अब सपा में आ गई हैं, क्या ऐसा रहा? कुछ कहना चाहेंगे? मृत्यु के बाद मेरे मृत्यु के बाद मेरे पति का अपमान हुआ, उसके बाद हम ये ज्वाइन किए। उनके साथ आज अखिलेश जी ने हमको बहुत सम्मान दिए कि तुम्हारे 2 बेटे नहीं 3 बेटे हैं। अब इससे अधिक क्या बोलना है? वोटर्स को कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? हम जीत रहे हैं अन्याय के खिलाफ। तो देखिए, हर कोई अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। वरुण सिन्हा 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरुण सिन्हा संत कबीर नगर से और अनंत भट्ट जुड़ गए हैं गोरखपुर से। अनंत, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सुबह से आप मैदान में डटे हुए हैं, सुबह से लेकर अभी तक क्या तस्वीर में चेंज आया है, क्या बदला है, कितनी परसेंटेज?
जी, तस्वीर में बदलाव ये आया कि सुबह जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे थे, अलग अलग मतदान केंद्रों का हमने दौरा किया, तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई और वहां पर काफी उत्साह मतदान केंद्रों पर लोगों के बीच दिखाई दिया। और जैसे जैसे दिन चढ़ा थोड़ा सा मतदान ढीला हुआ और उसकी एक वजह भी है शगुफ्ता। वजह ये होती है कि दोपहर का समय होता है और दोपहर के समय में जब तेज गर्मी पड़ रही होती है, क्योंकि इन दिनों में सूरज काफी तीखा लोगों को लगता है, तो मतदान थोड़ा सा ढीला पड़ता है, ये इसकी वजह है। और जैसे जैसे सूरज ढलेगा मुझे लगता है कि अब 4 बज चुके हैं, 4:15 का समय है, 2 घंटे बाकी हैं। और जिस मतदान केंद्र पर हम इस समय खड़े हैं, गोरखपुर के भगवती प्रसाद इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर हम इस समय खड़े हुए हैं और इस मतदान केंद्र पर आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि लोगों के आने का सिलसिला जारी है। और खास बात यह है जो मैंने गोरखपुर में महसूस की, वो ये कि महिलाएं काफी उत्साहित हैं वोटिंग को लेकर, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। दूसरा सवाल था आपका प्रश्न उसको प्रतिशत को लेकर, तो मैं आपको बता दूं ये वोटिंग का पूरा प्रतिशत 3 बजे तक का मेरे सामने है गोरखपुर का। पूरे जनपद की अगर हम बात करें तो 48.06% मतदान यहां पर हुआ है। अब आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, 9 विधानसभा आती हैं इसके अंदर और हर एक विधानसभा का भी प्रतिशत मेरे पास है, उसका पूरा ब्रेकअप मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। कैंपियरगंज 51.25% मतदान यहां पर हुआ है 3 बजे तक। पिपराइच 52.56% मतदान हुआ है यहां पर 3 बजे तक। और पिपराइच ही वो विधानसभा है जहां पर सबसे ज्यादा मतदान 3 बजे तक हुआ है। इसके अलावा आप आ जाइए गोरखपुर शहर की तरफ, जहां से मुख्यमंत्री योगी चुनाव लड़ रहे हैं। 44.33% मतदान यहां पर 3 बजे तक हुआ है। गोरखपुर ग्रामीण में 48.80% मतदान हुआ है। सहजनवा में 45.75% मतदान हुआ है। खजनी में 47.03% मतदान हुआ है। चौरी चौरा में 50.76% मतदान हुआ है। बांसगांव में 44.36% मतदान हुआ है। वहीं चिल्लूपार में 48% मतदान हुआ है। चिल्लूपार वो विधानसभा सीट है शगुफ्ता जहां से 2017 में बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। बीएसपी के हाथों इकलौती यही एक सीट थी जहां पर बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। 9 में से 8 सीटें इस क्षेत्र में बीजेपी ने जीती थी और एक सीट बीएसपी के खाते में गई थी। ये पूरा लेखा जोखा है मतदान प्रतिशत का। और सबसे ज्यादा मतदान पिपराइच में हुआ है। 3 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर 50% से मतदान ज्यादा हुआ है, कैंपियरगंज, पिपराइच और इसके अलावा है चौरी चौरा। ये वो 3 सीटें हैं जहां पर 50% से ज्यादा मतदान हुआ है और 3 बजे तक का आंकड़ा 48.06% है। और इससे उम्मीद, हालांकि मुझे उम्मीद यह थी, जिस सुबह मैंने देखा था मतदान केंद्रों पर जो तस्वीरें मेरे को दिखाई दी थी, उससे मुझे लग रहा था कि 3 बजे तक 50% का आंकड़ा पूरे जनपद में पार कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। थोड़ी सी गुंजाइश उसमें रह गई है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि शाम 6 बजे तक यह आंकड़ा बढ़ेगा और 60% या उसके पार जा सकता है। जी चलिए, अभी 1.25 घंटे या यूं कहें कि 2 घंटे का वक्त बाकी है, मतदाता घर से निकलेंगे और वोट कास्ट करेंगे। मैं रुक करना चाहूंगी वरुण सिन्हा का, जो संत कबीर नगर में मौजूद हैं। वरुण, आपने सुबह से, आप भी वहां पर मैदान में डटे हुए हैं, सुबह से लेकर अभी तक क्या तस्वीर आपने देखी है और किस तादाद में वहां पर मतदाता जो हैं वो घरों से निकले हैं और कितने उत्साहित दिखाई दिए आपको? देखिए, हालात और परिस्थिति मुझे लग रहा है कि सेम ही है। आप मान के चलिए कि जैसे हम पहले चरण से लेकर अब तक देखते आ रहे हैं, प्रतिशत लगभग 60% या 61-62 तक ही पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर 3 बजे तक 44.45% संत कबीर नगर की स्थिति है तो मान के चलिए कि अगले 3 घंटों में 14-15% तक उम्मीद कर सकते हैं, या फिर हो सकता है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 60% तक ही आप मान के चलिए कि यहाँ पर मतदान होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। लगातार लोग आ रहे हैं, लेकिन उस तादाद में नहीं देख सकते जिस तरीके से सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे लगातार लोन लाइन में लगते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। लेकिन हाँ, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे अनंत भी बता रहे थे कि 4 बजे के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी सी धूप कम हो जाती है, उसके बाद मतदाता निकलते हैं अपने मत का प्रयोग करने, और खासकर मार्च का महीना चल रहा है, तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि अब ये अगले 2 घंटे जो है बड़े इंपॉर्टेंट है और शायद यही वजह है कि तमाम मतदाता जो है वो इस समय अपने मत का प्रयोग करने जरूर निकलेंगे। एक और बात भी हम देखते आ रहे हैं कि एक ट्रेंड सेट होता है कई बार, जब फर्स्ट और सेकंड फेज में एक 60 या 61 के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहता है, तो लगभग वही ट्रेंड रहता है वोटिंग परसेंटेज का। तो इस बार भी छठे चरण में भी हमें वही हालात होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, इन तस्वीरों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। अनंत का रुख करना चाहूंगी मैं वापस। अनंत, मुझे ये बताइए, देखिए गोरखपुर में आप मौजूद हैं, हॉट सीट है ये, तो यहाँ से खुद मुख्यमंत्री जो है वो चुनावी अखाड़े में हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने पास्ट में देखी हैं और जिनके आधार पर लोग आगे आना चाहते हैं, आवाज़ उठाना चाहते हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हम अक्सर करते हैं, तो क्या लगता है, आपने किसी से बात की है वहां पर मतदाताओं से, उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश की, वो क्या चाहते हैं, क्या बदलाव वो चाहते हैं वहां पर? जी देखिए, जो मतदाता यहाँ पर हैं वो
दो तस्वीरें सामने रखते हैं, एक पहले की तस्वीर और एक आज की तस्वीर, तो वो उसमें जमीन आसमान का अंतर यहाँ पर बताते हैं। जैसे विकास की अगर हम बात करें तो उसका एक पहलू है, उसका एक आयाम है सड़क के बारे में यहाँ के लोगों से, जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, कि सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, उनका सौंदर्यीकरण हुआ है, सड़कों पर लाइट्स लगी हैं और जो अवैध निर्माण था उन पर भी यहाँ बुलडोजर चला है, कुछ पर चल चुका है और बहुत सारी लिस्टेड इमारतें हैं जिन पर आने वाले दिनों में बुलडोजर चलने वाला है, ये यहाँ के लोगों ने बताया। ये तो हुआ विकास से जुड़ा एक पहलू। दूसरा आ जाइए, मुद्दा आता है बिजली का। बिजली के बारे में जब हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि बिना किसी रुकावट के 24 घंटे बिजली मिल रही है। अगर 5 से 10 मिनट का कट भी होता है तो लोग बिजली विभाग को फोन कर देते हैं, उसकी वजह जानते हैं, फिर पता चलता है कि कोई फॉल्ट की वजह से ये बिजली का कट लगा है। तो गोरखपुर शहर की मैं ये बात कर रहा हूं, यहाँ के लोगों का कहना यह था कि बमुश्किल 10 से 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बिजली कट होता है। ये दूसरा पहलू है विकास का। अब आ जाइए तीसरा पहलू है लॉ एंड ऑर्डर का। इसको लेकर भी यहाँ पर लोग काफी संतुष्ट नजर आए और जब हमने महिलाओं से बात करी तो उन महिलाओं ने भी ज्यादातर ने यही कहा कि जो महिला सुरक्षा का मसला है उनकी निगाह में वो बहुत इंपॉर्टेंट है और महिला सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर वो काफी संतुष्ट नजर आई। उनके लिए काफी बड़ा मसला है जब वो वोट करने मतदान केंद्रों पर आ रही हैं। हालांकि महंगाई को भी कुछ महिलाओं ने पॉइंट आउट किया कि महंगाई परेशान करती है, इस पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये वो तमाम मसले हैं मुख्य रूप से जो यहाँ के लोगों के लिए मैटर करते हैं। युवाओं से बात की जाए तो युवा दो पहलू में सोचता है, एक उसके लिए रोजगार का भी मसला है, शिक्षा का भी मसला है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने आप को राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़कर भी देख रहा है, उसके आधार पर भी उसके दिमाग में मंथन चल रहा है। ये तस्वीर उभर कर यहाँ पर सामने आई। जी चलिए, असली तस्वीर तो हम 10 मार्च को देखेंगे, क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं, कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे रह जाता है। अब आपको बताते हैं कि पूर्वांचल में देखिए जारी चुनावी लड़ाई में अग्नि परीक्षा जो है वो छोटे दलों की भी हो जाती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आज वोट डाला और जीत का दावा ठोका। पार्टी की विदाई हो जाएगी कि अब उत्तर प्रदेश में तुम्हारी जरूरत नहीं है, तूने प्रदेश की जनता को धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, व्यापारी को धोखा दिया, गरीब को धोखा दिया और पत्रकार के साथ अन्याय अत्याचार किया, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर पैदा किया, महंगाई बड़े पैमाने पर पैदा किया। तो इससे प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। अब इनकी जरूरत प्रदेश की जनता नहीं महसूस कर रही है। इस बार पिछली सरकारों के शासन को याद करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने जो गरीबों को अनाज पहुंचाया, पहले यही अनाज गलत नीतियों के चलते सपा बसपा कांग्रेस के गोदामों में सड़ रहा था, गांव का जनता भूखों मर रहा था। अब वो अनाज अगर उनके पहुंचा दिया तो जिसका भगवान बन के अगर मोदी जी ने किया तो मोदी जी योगी ने आज के दिन में सब कुछ किया है। अब देखिए चुनावी मुकाबले की बात करते हैं। चुनावी मुकाबला गोरखपुर में बीजेपी की साख लगी है यहाँ पर दांव पे। ऐसे में गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन क्या बोल रहे हैं ये सुनना भी जरूरी हो जाता है। रवि किशन के साथ खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनंत भट्ट ने। ऐतिहासिक देखिए, जब विकास की गंगा बहती रहे और कोई दाग ना हो आपके मुख्यमंत्री पे, आपके प्रधानमंत्री पे, आपकी सरकार पर कोई आरोप ना हो कोई करप्शन का, और जब आप सुरक्षा व्यवस्था देते हैं, जो भी सरकार सुरक्षा व्यवस्था देती है अपनी प्रजा को, अपनी जनता को, वो सरकार के प्रति एक इमोशन सबके जाग जाते हैं। और उसके बाद जितने कार्य हुए 5 साल में, ये 70 साल में लोगों ने नहीं देखा था, वो हम लोगों की जीत के एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है और उससे हम लोग बहुमत का आंकड़ा डाक रहे हैं। ये 6ठे और 7वें फेज में हम लोग 300 के आंकड़े को पार कर जाएंगे। जी वैसे तो बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल है, लेकिन आजकल बुलडोजर की चर्चा खूब हो रही है, रैलियों में खूब दिख रहा है। देखिए, बुलडोजर उन लोगों पर चलता है जो समाज के लिए खतरा होते हैं। बुलडोजर उन पर चलता है जो कानून व्यवस्था को डराते हैं, जनता को डराते हैं, जमीन कब्जा करते हैं, गोली चलाते हैं, माफियागिरी करते हैं। बाहुबली जो 70 साल तक यहाँ होता रहा, उत्तर प्रदेश जैसे फिल्मों की कहानियां बनती थी, उनके लिए बुलडोजर चलता है। बुलडोजर किसी शरीफ या आम आदमी या गरीब आदमी के लिए नहीं चलता, जो लोग डरवाते हैं उनके लिए चलता है। और ये बुलडोजर निरंतर चलता रहेगा। कानून व्यवस्था को, जो भी समाज को या जनता को जो भी खतरा पैदा करेगा, डराएगा, उन पर ये बुलडोजर जरूर चलेगा। इस पर चुनाव में मुद्दा अहम क्या रहने वाला है? सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा व्यवस्था, मुफ्त अनाज, बिजली और सड़कों का जाल, और एजुकेशन सिस्टम को, मेडिकल सिस्टम को स्ट्रांग करना,
ये बहुत ज़रूरी था कि यहाँ एजुकेशन सिस्टम और मेडिकल सिस्टम को ये हम लोगों की रीढ़ की हड्डी बन गई। तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। आश्वस्त नजर आ रहे हैं रवि किशन यहाँ पर। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज 7वें चरण के लिए चंदौली में चुनाव प्रचार करने पहुंची। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की और प्रियंका ने इस दौरान क्या कुछ कहा वो सुनिए। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार चुनाव प्रचार में है, इस वक्त चंदौली के सकरडीहा में है। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है और आज छठे दौर का मतदान भी हो रहा है। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। छठे दौर का मतदान आज है, क्या कहना है, कहाँ पाती है कांग्रेस? कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है 400 सीटों पे, पहली बार बहुत समय में, और मुझे बहुत गर्व है अपनी पार्टी पर, कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, प्रत्याशियों पर कि एकदम जम के लड़ रहे हैं। दीदी, एक सवाल ये है कि यूक्रेन का मामला चल रहा है, 8-9 दिन हो गए लड़ाई चल रही है, सरकार ने तमाम गंगा ऑपरेशन और तमाम तरह की चीज़ें कर रही है मोदी सरकार, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया ये है कि ये जो सिचुएशन है यूक्रेन में काफ़ी समय से ये बिल्डअप हो रहा था, तो अगर सरकार ने पहले ही कुछ योजना बनाई होती तो अच्छा होता। अब नहीं किया तो कम से कम अब अगर प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो देश की सारी जनता साथ है, उनके साथ है, और ख़ास तौर से उन बच्चों के साथ है, उन हिंदुस्तानियों के साथ है जो वहाँ पे फंसे हैं बेचारे। बहुत ही दयनीय स्थिति है, और जितने भी वीडियो आ रहे हैं बहुत ही मतलब हम सबके बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बेचारे वहाँ पे फंसे हुए हैं, किसी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ही भारत के जो बच्चे फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनके परिजनों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, परिजनों को यही कहना चाहूँगी कि पूरा देश आपके साथ है, और ये बहुत ही मुश्किल स्थिति होगी आपके लिए, और कितनी आपको चिंता होगी, तो हम आपके सब आपके साथ हैं, और सबकी यही आशा उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सरकार उनको वापस लाए, और जो भी कर सकती है करे उनको वापस लाने के लिए। और मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। वरुण, आपका रुख करना चाहूंगी। वरुण कहते हैं कि पूर्वांचल का किला फतेह कराना पार्टी के लिए आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। तस्वीर जो है वो कभी भी पलट सकती है। 2 चरण अभी बाकी हैं, छठा चल रहा है। तो यहाँ पर जहाँ भी हम बाइट सुन रहे हैं या बीजेपी के तमाम उम्मीदवार वो एक तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि जीत तो पक्की है। तो तस्वीर क्या कहती है? देखिए, पश्चिम और पूरब की लड़ाई में शायद यही खेल है। पश्चिम में मुद्दे बिल्कुल अलग थे, वहाँ पर किसान आंदोलन की बात की जा रही थी, और आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट कौन सी फाइनल की जाए इस पर डिस्कस चल रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि मथुरा से उनको चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन आखिर में तय किया गया कि गोरखपुर यानी कि पूर्वांचल से उनको चुनाव लड़वाया जाएगा। शुरुआती दौर से बीजेपी ने फुल फ्लैश फोकस किया पूर्वांचल पे, क्योंकि बीजेपी जानती थी कि पश्चिम की लड़ाई में थोड़ी सी फाइट टफ हो सकती है, समाजवादी पार्टी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन पूर्वांचल उसका अपना गढ़ है, पिछली बार उसने बहुत अच्छा किया है, इसलिए अपने गढ़ को बचाने के लिए अगर शुरुआती दौर से कवायद हम तेज करेंगे, मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ेंगे जहां पर आसपास 9-10 सीटों पर इफेक्ट पड़ेगा, पूर्वांचल पूरा इफेक्ट करेगा। तो ऐसे में इसी परिस्थिति के अनुसार शुरुआती दौर से ही बीजेपी ने दमखम लगाया भी, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रही है। दूसरी बात है कि केवल इसे, क्योंकि 10 तारीख के बाद चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी का कई गढ़ रहा है। जैसे आजमगढ़ की अगर हम बात करें, या फिर कई ऐसी सीट्स हैं, जौनपुर की हम बात करें, ये तमाम ऐसी सीट्स हैं, बल्कि अधिकतर पूर्वांचल के करीब 40 से 50 ऐसी सीट्स हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने 2012 में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, और 2017 में तो आजमगढ़ में तमाम सीटें निकाली थी। तो ऐसे में आप समाजवादी पार्टी को भी इस पूर्वांचल के लड़ाई में एक महत्वपूर्ण स्थान मान सकते हैं, और कह सकते हैं कि फाइट अपने आप में दोनों पार्टी के बीच मजबूती के साथ दिख भी रही है। जी ठीक है, मैं अनंत का रुख करना चाहूंगी। अनंत, आपने रवि किशन जी से भी बात की, उनका भी अलग ही एक फ्लेवर सा नजर आता है जब वो बात करते हैं, कॉन्फिडेंस झलकता है उनकी बातों से कि जीत तो हमारी पक्की है। मैं सुन रही थी, एक बात चल रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी, उन्होंने ये कहा कि 350 या 300 के पार तो हम जाएंगे ही जाएंगे। तो क्या लगता है, ये कॉन्फिडेंस है या फिर इसको ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं? सेना का जो सेनापति होता है जी, देखिए, किसी भी सेना का सेनापति जब युद्ध के मैदान में उतरता है तो वो अपनी जीत के दावे के साथ और इरादे के साथ ही उतरता है, और यही बात सियासत में भी लागू होती है। जब तक नतीजा सामने नहीं आ जाता, हर पार्टी की मुट्ठी बंद है, और वो मुट्ठी बंद के साथ अपनी जीत का दावा करेगी, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, या फिर
प्रियंका गांधी हो या फिर कोई और भी पार्टी का नेता हो, अपनी ही जीत के दावे करेगा। लेकिन मसला ये होता है कि जनता क्या सोच रही है और पार्टियों ने जनता की नब्ज पकड़ने में कितनी कामयाबी हासिल की गई है। तो सियासत में खेल चलता है नैरेटिव का। अगर एक पार्टी एक नैरेटिव पर काम कर रही है तो दूसरी पार्टी उसके पैरेलल, उससे बड़ी लकीर खींचने के लिए उसके पैरेलल एक नैरेटिव खड़ा करती है। अब उस नैरेटिव में से जनता को क्या अपील करता है, जनता किसको अपनाती है, किसको अपने से दूर करती है, किसको दुत्कारती है, ये इस सारी चीजें इसी पर मैटर करती हैं। तो जीत का दावा अपनी जगह है, लेकिन मसला यहां पर आके वो होता है, फोकस होता है कि जनता के जहन में अपनी कितनी जगह आप बना पाए हैं, कौन से मुद्दों के सहारे आप आगे बढ़े हैं और किन मुद्दों को जनता ने स्वीकार किया है। देखिए, यहां पर जब बात आती है बीजेपी की, तो बीजेपी महिला सुरक्षा को, लॉ एंड ऑर्डर को, इसके अलावा बिजली पानी को, विकास को, और इसके अलावा जो राम मंदिर का मुद्दा है उसको, 370 को, राष्ट्रीय जो राष्ट्रवादी मुद्दे हैं उनको, काशी विश्वनाथ को, इनके सहारे वो आगे बढ़ रही है। तो वहीं पर इसके पैरेलल नैरेटिव जो क्रिएट करने की कोशिश की गई, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझिए, उदाहरण के तौर पर, जैसे बीजेपी मुफ्त अनाज को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखा रही है कोरोना काल में कि गरीबों के घर घर मुफ्त अनाज पहुंचाया गया, अनाज के बाकायदा बताए जा रहे हैं कि कितना अनाज पहुंचाया गया। इसके पैरेलल जो नैरेटिव क्रिएट किया खड़ा हुआ है, वो पैरेलल नैरेटिव खड़ा ये किया गया है कि आपने 5 किलो अगर अनाज दिया है तो 10 किलो अनाज जानवर खेतों में जाकर चर गए, खेत फसलों को बर्बाद कर दिया। तो ये पैरेलल नैरेटिव है। अब इस पैरेलल नैरेटिव में से किस नैरेटिव पर जनता हाथ रखती है, किसको स्वीकार करती है, सारा रिजल्ट इसी पर मैटर करेगा। शुगस्ता, चलिए, मैटर तो ये भी करेगा कि जनता किसका चुनाव करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे से इस बातचीत के लिए। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। गुड न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।